जी हाँ दोस्तों, ये हमारा वीडियो धमाल वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें बताने वाले हैं बीबीओ सेमेस्टर 2 जिनका सेशन 24 से 28 है। महासंग्राम वीडियो माइनर पेपर 2 ये टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट का। तो जो भी स्टूडेंट का एग्जाम है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, उन सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वैसे सेलेक्ट नहीं किया गया, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखे हैं और जो इस बार बुक में क्वेश्चन दिए गए उसको देखे हैं, ठीक है। और सिलेबस को भी देखें, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस को भी मैंने रखा है, यानी सभी चीज़ों को देख करके मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। और यकीन मानो कि यही सब क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी जाके देखोगे ना, तो आप देखोगे कि जो मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन है ना, उसी से मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो बस मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, उस क्वेश्चन के पढ़ के चले जाओ, 100% आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिलेबस भले ही आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बस ये देखो, सिलेबस को टोटल 4 मॉड्यूल में बांटा गया, यानी कि टोटल 4 इकाई में बांटा गया है। तो इकाई नंबर 1 से क्या इंपॉर्टेंट होगा, इकाई 2 से क्या इंपॉर्टेंट है, 3 से क्या इंपॉर्टेंट है, 4 से क्या इंपॉर्टेंट है, सभी को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। बुक में जहाँ तहाँ से क्वेश्चन दिया है, हम आपको यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक यूनिट बाय, यानी कि हर एक मॉड्यूल बाय आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो ये यूनिट 1 बोलो चाहे तो मॉड्यूल 1 बोलो, बात एक ही पड़ता है। तो इकाई नंबर 1 जो है, यूनिट नंबर 1, इससे आपका 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यटन की परिभाषा तथा इसके प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का वर्णन करें। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्या है, पर्यटन के ऐतिहासिक विकास का विवेचना करें। ये आपका इकाई नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर भी हम बताएंगे, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। उसके बाद अगर मैं यूनिट 2 से बात करूं, तो यूनिट 2 से आपका 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। पर्यटन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव की विवेचना करना है। तीसरा है पर्यटन के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की विवेचना करना है। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, ये सामाजिक और आर्थिक को हटा देता है, ठीक है। सिर्फ ये देगा कि पर्यटन के प्रभावों की विवेचना करना है। आप बुक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको सबसे फर्स्ट में मिलेगा, लेकिन ये यूनिट 2 का है। तो यूनिट 2 में आपका टोटल इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद यूनिट अगर मैं 3 की बात करूँ, तो यूनिट 3 में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन, पर्यटन के प्रकार और महत्व का वर्णन करें, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर एक लेख लिखना है आपको, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर मैं यूनिट 4 की बात करूं, तो यूनिट 4 में है पर्यटन द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें, ठीक है। दूसरा पर्यटन पर वैश्वीकरण का प्रभाव का वर्णन करें। तीसरा पर्यटन पर संभावित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का वर्णन करें। और चौथा सतत पर्यटन की अवधारणा का वर्णन करें, या तो पर्यटन में संपोषित विकास की विवेचना करें। यहां तक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अब आप लोगों का कहना ये होगा कि टोटल इतना क्वेश्चन है, तो देखिए ये जो है ना आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, ये आपका इसमें बहुत स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को लिए हैं, ठीक है। तो इसका जो पेपर होगा ना, वो 2 सीटिंग में होगा, फर्स्ट सीटिंग में भी होगा और सेकंड सीटिंग में भी होगा। कुछ स्टूडेंट का फर्स्ट सीटिंग में है, कुछ स्टूडेंट का सेकंड सीटिंग में है। अब ऐसे में आपको अधिक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। क्या पता आप जो पढ़ करके जा रहे हैं, अगर मान लो कि आप 5-6 क्वेश्चन पढ़ के गए, और क्या पता आपका एग्जाम सेकंड सीटिंग में था और वो क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग में पूछ दिया जाए। हो सकता है फर्स्ट सीटिंग वाला स्टूडेंट मान लो कि 5 क्वेश्चन पढ़ के गया और वो क्वेश्चन सेकंड सीटिंग में पूछ दिया। इसलिए हम जो यूनिट 1 से, यूनिट 2 से, यूनिट 3 से, यूनिट 4 से जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, अगर आप इतना पढ़ के जाओगे ना, तो 100% चाहे आपका एग्जाम यूनिट फर्स्ट सीटिंग में हो चाहे सेकंड सीटिंग में हो, इसी के अंदर से आएगा। बाकी अगर आपके पास समय है तो ये 5-5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर उल्टा के देखो, उसमें 5-5 नंबर में ये सब पूछा जाता है। पर्यटन की सुविधाओं या तो सेवा, बात एक ही पड़ता है। पर्यटन की सेवा दे देगा, चाहे पर्यटन की सुविधा के बारे में, पर्यटन में भौगोलिक भू दृश्यों के महत्व के बारे में, धार्मिक पर्यटन के महत्व के बारे में, राष्ट्रीय पर्यटन के महत्व, पारिस्थितिकी पर्यटन क्या है इसके बारे में। तो ये सब आपको बाद में देखना, जब आप पहले ये सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन था। उनमें से हम अभी इस वीडियो में आंसर जो बताने वाले हैं दोस्तों, हम बताएंगे पहला क्वेश्चन का, दूसरा क्वेश्चन का बताएंगे आपको, उसके बाद हम इसका बताएंगे पर्यटन के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। उसके बाद हम आपको बताएंगे पर्यटन के प्रकार और महत्व के बारे में, पर्यटन द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। इतना जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हम आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बाकी जो आंसर बचेगा उसको मैं नेक्स्ट एक का करके करवा दूंगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। बस आप वीडियो को एक बार देख लोगे, उसके बाद 6 पेज 7 पेज जितना पेज आपको लिखना होगा उतना पेज आप लिख पाएंगे, ठीक है। बस आपको एक बार देख लेना है फॉर्मेट कि हम आंसर को किस प्रकार से लिखें, ठीक है। और यहाँ पर्यटन की परिभाषा तथा इसके प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र का वर्णन करें। यानी डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप, ठीक है। जहाँ भी आपको टूरिज्म नजर में आ जाएगा, इसका मतलब समझ आना कि हाँ पर्यटन वाला ही लिखना है, ठीक है।
देखिए सबसे पहले समझते हैं पर्यटन का अर्थ। तो पर्यटन एक संस्कृत शब्द से बना है जो परि प्लस अटन से बना है। किससे बना है? परि प्लस अटन से मिलकर के बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और अटन का अर्थ होता है भ्रमण करना, यानी कि चारों ओर भ्रमण करना, चारों ओर घूमना, चारों ओर घूमने के लिए जाना, चारों ओर यात्रा करना, यही हमारा क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। देखिए अर्थात पर्यटन का शाब्दिक अर्थ है अपने निवास स्थान से, यानी कि जहाँ पे हम निवास कर रहे हैं, जहाँ पे मेरा घर गृह है, वहाँ से कहीं दूर दूसरे जगह। अगर आप घर के बगल में घूमने जाएंगे तो ये कोई मतलब नहीं हुआ कि पर्यटन का, ठीक है। आप अपने जहाँ निवास स्थान है वहाँ से कहीं दूर, ठीक है, चारों दिशाओं में की जाने वाली यात्राएं। अब 4 दिशा है, 4 दिशा में आप कहीं भी घूम सकते हैं, बस अपने घर से दूर, और उस यात्रा को ही हम लोग पर्यटन कहते हैं, ठीक है। अपने निवास स्थान से कहीं दूर, चारों कोना में, कोई भी कोना में आप चले जाओ, वो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यटन कहते हैं, ठीक है। अगर सरल शब्दों में पर्यटन की बात किया जाए तो पर्यटन एक प्रकार से यात्रा है। पर्यटन एक प्रकार से क्या? यात्रा है, जो आराम करने, बहुत लोग आराम करने के लिए भी घूमने जाते हैं, मनोरंजन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने, ठीक है, वह खाली समय का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा पर्यटन कहलाती है ना। बहुत लोग मनोरंजन करने के लिए, काम करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आनंद लेने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं? यात्रा करते हैं, कहीं दूसरे जगह घूमने जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यटन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। किसी स्थान पर घूमने, देखने और आनंद लेने के उद्देश्य से यात्रा करना ही हमारा पर्यटन कहलाता है। नेक्स्ट है पर्यटन में आवास। जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ आवास यानी रहने की व्यवस्था, मनोरंजन करने की व्यवस्था, परिवहन, गाड़ी वगैरह, ये सब, भोजन, सेवाओं जैसे कई क्षेत्र भी शामिल होते हैं। ये सब सेवाएं हमें प्रदान किया जाता है। पर्यटन स्थल कई इलाकों में फैले होते हैं। ऐसा नहीं कि पर्यटन इलाका घूमने का एक ही जगह में कहीं होगा, बहुत सारी जगह में फैले होते हैं, है ना। पर्यटन स्थलों की छवि और आकर्षण की बिंदुओं की वजह से ही पर्यटक वहाँ जाते हैं। मतलब देखिए पर्यटन स्थल पर हम लोग क्यों जाते हैं? वहाँ की छवि, वहाँ का आकर्षण कुछ अलग रहता है तभी ना, मतलब कुछ अच्छा रहता है, देखने लायक रहता है, बढ़िया बढ़िया सीन होता है, तभी तो हम लोग वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं ना। तो ये हो गया। अब देखते हैं पर्यटन की परिभाषाएं। तो अलग अलग जो विद्वान लोग थे, अलग अलग विद्वानी जो लोग थे ना, उन्होंने अलग अलग तरीक़े से इसका परिभाषा दिया। तो पर्यटन को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीक़ा से परिभाषित करने की कोशिश की है, जो निम्नलिखित है। सबसे पहले देखते हैं विश्व व्यापार संगठन 1993 के अनुसार, ठीक है। तो सीधा सीधा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार से। इस विद्वान का क्या कहना था कि पर्यटन में उन व्यक्तियों की गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो अवकाश यानी छुट्टियां में, व्यवसाय और अन्य उद्देश्यों के लिए लगातार 1 वर्ष से अधिक समय तक अपने सामान्य वातावरण से बाहर यात्रा करते हैं और रहते हैं। मतलब देखिए इन्होंने कहा कि पर्यटन वह यात्रा है जब छुट्टी के लिए, कोई व्यवसाय करने के लिए, या तो कोई दूसरे उद्देश्य के लिए अगर लगातार 1 वर्ष से अधिक अगर कोई व्यक्ति बाहर रह जाता है, जहाँ पे वो रह रहा है उससे दूसरे जगह में, वो नहीं कि उसी के बगल में, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जहाँ पे रह रहा है उससे अगर कहीं बाहर 1 साल से अधिक समय तक वो यात्रा करते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यटन बोलते हैं। एक इनका कहना है तो विश्व व्यापार संगठन के अनुसार से। अब देखते हैं ब्रिटेन के पर्यटन संस्था के अनुसार से कि जो ब्रिटेन के पर्यटन संस्था है उस संस्था का क्या कहना है। तो संस्था का कहना है कि जिसमें लोग कुछ समय के लिए अपने कार्यस्थल, घरों, निवास स्थान से बाहर निकलकर दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, उसी को पर्यटन कहते हैं। इनका क्या कहना था कि जहाँ पे वो अपना कार्य कर रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ समय के लिए अपने कार्यस्थल, काम करने के लिए घरों या तो फिर निवास या स्थान से बाहर निकल करके, मतलब वो जहाँ पे रह रहा है, जहाँ पे काम कर रहा है, उससे कहीं दूर दूसरे जगह पे वो जाते हैं, या तो वहाँ रह रहे हैं या तो वहाँ काम कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हैं, वही हमारा क्या है? पर्यटन है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लीग ऑफ नेशन के अनुसार। तो लीग ऑफ नेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि पर्यटन क्या है। यहाँ पे हम 3 के अनुसार से देखें, एक पहला के अनुसार से, दूसरे के अनुसार से, तीसरे के अनुसार से। आप एग्जाम में 2 भी लिख सकते हो, 2 लिखना कंपलसरी है, 2 से कम नहीं, कम से कम 2 होना चाहिए। इनका कहना है कि जिसमें एक व्यक्ति किसी देश में अपने निर्धारित कार्यक्रम के अलावा 24 घंटे या उससे अधिक ज़्यादा देर तक ठहरता है, वो हमारा क्या है? पर्यटन है। इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में निर्धारित कार्यक्रम, यानी जितने समय के लिए वो दूसरा देश गया था, जो परमिट मिला था, यानी वो 2 साल के लिए अगर दूसरे देश गया था, तो 2 साल रहने के बाद वो 24 घंटा या उससे अगर ज़्यादा थोड़ा देर ठहरता है, 24 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, जितना समय मिला उससे अगर ज़्यादा वो ठहर जाता है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? पर्यटन कहलाएगा। ये कहना है लीग ऑफ नेशन के अनुसार से, ठीक है। अब देखते हैं पर्यटन की प्राकृतिक, जैसे कि क्वेश्चन में प्राकृतिक भी लिखना, आप लोगों को क्षेत्र भी लिखना है, ठीक है। तो पर्यटन की प्राकृतिक को देखते हैं। प्राकृतिक मतलब इसका नेचर,
ठीक है। तो ये पर्यटन की प्राकृतिक इस प्रकार है। पहला देखिए, पर्यटन एक सामाजिक आर्थिक घटना है। सामाजिक मतलब समाज से जुड़ा हुआ है, आर्थिक मतलब जहाँ पैसों से रिलेटेड होता है। अब पर्यटन में जहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो गाड़ी वालों को पैसा देना पड़ता है, सामान खरीदते हैं वहाँ पे पैसा खर्चा होता है, खाने पीने में पैसा खर्चा होता है, तो ये आर्थिक से जुड़ा हुआ है ना। इसमें पर्यटकों की गतिविधियां और अनुभव शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, जो पर्यटकों मतलब जो घूमने के लिए गए हुए हैं उनका गतिविधियां और अनुभव भी शामिल होते हैं। वो अनुभव करते हैं चीज़ों को जो उनके घर के माहौल से अलग होते हैं। क्या घर का ही माहौल के जैसा वहाँ पे होता नहीं, वहाँ अलग अलग सीन देखने को मिलता है। पर्यटन में शिक्षा, आनंद, व्यवसाय और अन्य कारणों से यात्रा और नई जगहों की खोज शामिल होती है। देखिए, हम लोग कुछ चीज़ों को सीखने के लिए, आनंद लेने के लिए और अन्य कारण से भी हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते हैं। पर्यटन से जुड़े कई फायदे भी होते हैं, जैसे कि मनोरंजन, ज्ञान बढ़ाना, मानसिक तनाव और थकान दूर होता है, देश विदेश की जानकारी मिलना, कई संस्कृतियों के बारे में जानकारी मिलती है, स्थानीय लोगों से मिलने का मौका मिलता है वहाँ जहाँ घूमने के लिए जाते हैं, राष्ट्रीय एकता बढ़ता है ना, लोगों से मिलते हैं तो एकता बढ़ता है ना। नेक्स्ट क्या कि पर्यटन एक बड़ा व्यवसाय है। पर्यटन एक बड़ा व्यवसाय, इसमें बहुत बड़ा लेवल पर कमाई भी होता है, ठीक है, और इसके कई लोग रोजगार मिलता है, नहीं इसमें से बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। नेक्स्ट है, पर्यटन से पर्यटन स्थलों का विकास होता है। अब पर्यटन यानी कि लोग यात्रा करते हैं तो इससे क्या होता है, जहाँ पे लोग घूमने के लिए गए हैं वहाँ पे भी क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट है कि पर्यटन से जुड़े हुए कुछ और भी अनुभव रहते हैं, जैसे हम पंछी देखते हैं, फोटोग्राफी देखते हैं, तारों को देखते हैं, कैंपिंग, लंबी पैदल देखते हैं, ठीक है, लंबी पैदल यात्रा करते हैं, मछली पकड़ना है ना, पार्कों में जाना, ये सब चीज़ें शामिल होता है। अब देखते हैं पर्यटन का विषय क्षेत्र का मतलब होता है कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। ये जो पर्यटन है इसका क्षेत्र कहाँ तक, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, ठीक है। तो पर्यटन का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है, जो इस प्रकार है। पहला, पर्यटन और सूचना तंत्र। पर्यटन मतलब वही यात्रा, और सूचना तंत्र मतलब जो लोगों तक सूचना जाता है। क्या हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो न्यूज़पेपर के माध्यम से दूसरे तक नहीं पहुंचता है क्या कहीं अगर बहुत अच्छा सीन है घूमने के लिए तो वो भी न्यूज़पेपर में छपता है, हम लोग देखते हैं, कोई लोग घूमने के लिए जाते हैं वहाँ भी वीडियो बनाते हैं, वो देखते हैं। तो ये सब सूचना तंत्र है जो लोगों के इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, ये सब अंतर के द्वारा हमें क्या मिलता है, सूचना मिलता है। किसका सूचना मिलता है, तो पर्यटन का सूचना मिलता है, ठीक है। तो देखिए, सूचना तंत्र के विकास के कारण ही लोग घर बैठे ही विभिन्न प्रकार की सूचनाओं प्राप्त कर लेते हैं। सूचना तंत्र की वजह से, सूचना तंत्र कौन हो जाता है, जो सूचना देने का काम करता है, जैसे टेलीविजन, फोन, अखबार, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों के कारण हम लोग घर बैठे ही क्या कर लेते हैं, सूचना प्राप्त कर लेते हैं। इसके कारण लोग विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित होते हैं। इससे हम लोग देख पाते हैं कि कौन सा पर्यटन स्थल बहुत अच्छा है, उसी की ओर हम लोग आकर्षित भी होते हैं ना। इन्हीं के द्वारा विश्व गाँव के रूप में उभर कर सामने आया, ठीक है। इसी के द्वारा क्या हुआ, विश्व गांव के रूप में उभर कर सामने आया। हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो अधिकतर से वहाँ पे देहाती टाइप्स का ही पहाड़ी देखने को मिलता है। अच्छा सीन कहाँ होता है, एक देहाती टाइप में, है ना। पर्यटन को विकसित करने में विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्र, टेलीविजन, मानचित्र, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि महत्वपूर्ण योगदान दिए, है ना। पर्यटन को विकसित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्र पत्रिका, यहाँ पे हम डॉट देने के लिए बोला गया, पुस्तक, ठीक है। उसके बाद समाचार पत्र हो गया आपका, टेलीविजन हो गया, फिर मानचित्र हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट आदि, ये सब महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं पर्यटन का स्वरूप, कि पर्यटन का स्वरूप कैसा होता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत पर्यटन को प्राकृतिक और सामाजिक दोनों तत्वों में रखा गया है। यानी जो पर्यटन है ना, वो प्राकृतिक तत्व भी और सामाजिक तत्व है। कैसे, प्राकृतिक मतलब जो गॉड के द्वारा दिया हुआ, और सामाजिक जो खुद इंसान बनाया है ना। जैसे मान लो कि आप पार्क में गए, वहाँ पेड़ पौधा को देखें तो ये प्राकृतिक है, लेकिन वहाँ पे आप क्या किए, वहाँ पे एक बैठने वाला आप एक बहुत अच्छा चीज को देख रहे हैं, जैसे फिसलन पट्टी, पार्क में होता है फिसलने वाला झूला होता है, तो ये क्या है, ये मानव के द्वारा दिया हुआ चीज है, ठीक है। तो हम जब कहीं घूमने जाते हैं तो प्राकृतिक चीजों को भी देखते हैं और सामाजिक, दोनों तत्वों शामिल होते हैं वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मानव भ्रमण के लिए प्राकृतिक और सामाजिक कारणों में आकर्षित होता है। जब मानव घूमने के लिए जाता है ना, तो प्राकृतिक और सामाजिक दोनों कारणों से आकर्षित होता है, नहीं तो फिर घूमने के लिए नहीं जाएगा ना, नहीं जा पाएगा, ठीक है। जब अच्छा ही नहीं लगेगा तो फिर घूमने के लिए क्यों जाएगा। प्राकृतिक तत्वों में पर्वत शामिल है। प्राकृतिक मतलब जो गॉड के द्वारा दिया हुआ पर्वत है, ठीक है, सॉरी, पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और जलीय झील आदि का अध्ययन पर्यटन भूगोल में करते हैं। मतलब ये हमारा आ गया किसके अंतर्गत, ये प्राकृतिक तत्व के अंतर्गत आ गया, जो कि भगवान के द्वारा दिया चीज़ है, गॉड के द्वारा दिया हुआ चीज़ है, ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, पर्यटन भूगोल। भूगोल मतलब आप भूगोल किताब मत समझ जाइएगा, ठीक है। भूगोल जोड़ा गया क्योंकि भूगोल में हम लोग यही सब मानचित्र वगैरह का ही अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको पर्यटन भूगोल बोला गया है।
और सामाजिक तत्व के अंतर्गत देखो, अभी हम लोग प्राकृतिक तत्व देख लिए, अब सामाजिक तत्व देखते हैं। सामाजिक तत्व मतलब जो इंसान ने बनाया है, जैसे किला हो गया, महल हो गया, अन्य इमारतें हो गया, हस्तकला हो गया, जो हाथों के द्वारा कोई भी चीज़ बनाया गया हो, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, मेला हो गया, त्यौहार हो गया, ये सब चीज़ों भी हम लोग पर्यटन भूगोल में अध्ययन करते हैं। लेकिन ये आ गया सामाजिक तत्व, और जो भगवान के द्वारा दिया गया चीज़ है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक तत्व। और ये दोनों हमारा पर्यटन स्थल को बहुत ही आकर्षक बनाता है। अब देखते हैं पर्यटन और उद्योग। अब पर्यटन से भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, पैसा लोग कमाए हैं, उद्योग किए हैं, जैसा खाने पीने का कोई कहीं खोल रखा है, ठीक है, ढाबा खोल रखा है तो वहाँ पे भी लोग खाने के लिए जाएंगे, कोई दुकान खाने के लिए खोल रखा है तो वहाँ भी जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा उद्योग भी चल रहा है पर्यटन से, ठीक है। तो यह बात तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यह बात तो निर्विवाद है कि पर्यटन आर्थिक विकास की कुंजी है, ठीक है। यह बात क्या है, निर्विवाद है कि पर्यटन आर्थिक विकास का कुंजी है, क्योंकि पर्यटकों के आने पर उनके रहने सहने की व्यवस्था होती है, जिसमें होटल एवं रेस्टोरेंट का व्यवसाय बहुत ही वृद्धि कर रहा है, ठीक है। मतलब इनका कहना है कि जब कोई लोग कहीं घूमने जाते हैं तो रहने के लिए होटल लेते कि नहीं लेते, तो इससे उनका जो वृद्धि है आय का वो बढ़ रहा है ना। जो विदेशी मुद्रा अर्जन का विकसित साधन है, बाहर के लोग भी हमारे यहाँ आते हैं घूमने के लिए तो विदेशी मुद्रा देते हैं ना, यानी कि विदेशी पैसा देते हैं, तो इस विदेशी पैसा का भी हमारे यहाँ विकास होता है। इसके अतिरिक्त इसमें परिवहन संसाधन को बढ़ावा मिलता है। परिवहन मतलब लोग इधर से उधर घूमते हैं, उसके लिए पैसा देते हैं। पर्यटन में आधुनिक परिवहन साधनों का प्रयोग किया जाता है, और लोगों को घुमाने के लिए क्या आधुनिक तकनीकी है ना, यानी कि अत्याधुनिक परिवहन साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। हेलो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यटन के ऐतिहासिक विकास का वर्णन करना। देखो पर्यटन मतलब क्या होता है, यात्रा, और कौन सा यात्रा के बारे में बताना, ऐतिहासिक विकास, यानी इतिहास में जो विकास हुआ, यानी पहले के समय में जो यात्राएं किया जाता था ना, उसके बारे में बताना है। जैसे आप लोग लाल किला देखते होंगे, ठीक है, कुतुब मीनार देखते होंगे, तो ये समय बाहर बाहर से लोग घूमने के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ये अभी आ रहे हैं, लेकिन हमको उसके बारे में बताना जो पहले के समय में आते थे। तो पहले के समय में भी तो देखने के लिए आते थे, बाहर से लोग, बहुत सारे लोग भारत भी आए हैं, ठीक है, यहाँ के संस्कृति को देखने के लिए। तो उसी चीज़ों को बताना जो लोग यात्रा करने के लिए आए थे, जो लोग घूमे थे, ठीक है। गौतम बुद्ध हो गया, ठीक है। तो ये जो गौतम बुद्ध भी है ना, ये भी बहुत सारे जगहों पर घूम घूम करके क्या करते थे, लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे। तो ये भी तो एक यात्रा ही है ना। तो ऐसे ऐसे यात्राओं के बारे में हमको बताना है जो पहले के समय में हुआ था, यानी ऐतिहासिक में जो हुआ था पहले के टाइम में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पर्यटन का ऐतिहासिक विकास एक लंबे और जटिल प्रक्रिया है। ये कोई छोटा नहीं है, लंबा है और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई कारकों का योगदान है, जिसमें एक कारक नहीं बल्कि बहुत सारे कारक हैं। पहला, वैदिक काल में पर्यटन यात्राएं। आपको यहाँ से शायद समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, और इस पॉइंट को बस आपको याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है, ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस पॉइंट अगर आप याद नहीं भी कर पाते हैं, तो अगर आप आगे का वीडियो देखेंगे, यानी कि इसके नीचे का जो आंसर देखेंगे उसको अगर समझेंगे, तो ये अपने आप याद हो जाएगा आपको। पहला, वैदिक काल में पर्यटन यात्राएं। जब वैदिक काल का समय था उस टाइम भी लोग क्या करते थे, पर्यटन यात्राएं करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रारंभिक काल में पर्यटन यात्राएं। प्रारंभिक जब समय था उस टाइम भी लोग यात्रा करते थे। ग्रीन शासक यात्रा, जो ग्रीन के शासक थे ना, वो लोग भी यात्रा करते थे पहले। ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी के समय में यात्रा किया जा रहा, पहले भी यात्रा किया जाता था। नेक्स्ट, अशोक महान, ये भी एक शासक थे, इन्होंने भी यात्रा किए थे, ठीक है, ये भी बहुत जगह घूमे थे। नेक्स्ट, गुप्त काल में यात्राएं। जब गुप्त काल का समय था, जिसको स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा, उस समय भी यात्राएं किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मध्यकालीन युग में पर्यटन यात्राएं। जो मध्यकालीन युग था उस टाइम भी लोग यात्रा करते थे। ऐसा नहीं कि आज ही हम सिर्फ घूमते हैं, देखते हैं और इधर उधर जाते हैं, उस टाइम भी यात्राएं किया जाता था लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में पर्यटन यात्राएं। दक्षिण के भारत में भी पर्यटन यात्राएं किया जाता था। नेक्स्ट है राजपूत के राजा। जो राजपूत के राजा थे ना, उन लोगों ने भी उस समय क्या करते थे, यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। नेक्स्ट है मुगल काल में पर्यटन यात्राएं। जब मुगल काल था ना, उस समय भी पर्यटन यात्राएं की जाती थी। अब हम ये 9 पॉइंट को देखने वाले हैं दोस्तों, एक का करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं दोस्तों वैदिक काल में पर्यटन यात्राएं। देखते हैं वैदिक काल में कहाँ कहाँ पे तो पर्यटन यात्राएं किया गया था। तो वैदिक काल में सबसे पहले आर्य लोगों के द्वारा किया गया था, है ना। वैदिक काल में आर्य लोग भारत में आए और इन्होंने घोड़े व रथों का प्रयोग अपने यात्राओं में किया, मतलब इधर से उधर जाने के लिए घोड़े और रथों का प्रयोग किया, ठीक है। उसके बाद समुद्री यात्री, जो लोग समुद्र से आते थे, है ना, तो वैदिक ग्रंथ में इसका साक्ष्य मिलता है।
देखो हमारा हेडिंग ये है वैदिक काल, तो सब यहाँ पे किसका बात चलेगा, वैदिक काल का। ठीक है, वैदिक ग्रंथ में समुद्री के यात्रियों का वर्णन आता है, जो ये इस बात का संकेत करता है कि उस समय समुद्र यात्रा का अस्तित्व था, यानी कि वो लोग समुद्र से होकर के आया करते थे। ठीक है, तो यहाँ भी आने की बात हो रहा है, तो वही पर्यटन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, और उसी के बाद अगर मैं एक और ग्रंथ का बात करूँ, रामायण, तो इसमें भी भगवान राम के बारे में यात्रियों का क्या होता है, वर्णन मिलता है कि भगवान राम भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, जैसे उन्होंने अयोध्या से लंका तक की यात्रा किया था। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ यात्राओं का क्या हुआ, साक्ष्य मिला, प्रमाण मिला, वो भी वैदिक काल में। कहाँ पे दोस्तों, वैदिक काल में। तो आपको याद रखना, वैदिक काल में आर्य लोगों का साक्ष्य मिलता है, समुद्री यात्रियों का साक्ष्य मिलता है और भगवान राम का साक्ष्य मिलता है। तो ये लोग भी यात्रा इधर से उधर किया करते थे। नेक्स्ट हमारा प्रारंभिक काल में पर्यटन यात्राएं, कि प्रारंभिक काल में दो व्यक्ति का यहाँ मुख्य साक्ष्य मिलता है, गौतम बुद्ध और महावीर का। तो प्रारंभिक काल में हमें दो प्रकार के पर्यटकों यात्राओं का प्रमाण मिलता है, जैसे गौतम बुद्ध और महावीर। अब एक करके देखते हैं। गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध अपने 19 वर्ष की अवस्था में ही अपना घर छोड़ करके चले गए थे, आपको पता होगा, और 12 वर्ष तक लंबे समय के बाद उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है। इसके पश्चात वह लगभग 40 वर्ष तक बौद्ध धर्म के आदर्शों का और वह संदेशों का प्रचार प्रसार दूर दूर अलग अलग जगहों पर घूम घूम करके करते रहे। तो यहाँ भी एक आपको यात्रा का साक्ष्य मिलता है कि जो गौतम बुद्ध थे, जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है ना, तो वो ज्ञान का संदेश देने के लिए, लोगों को बताने के लिए वो दूर दूर जगहों पर जाते थे। ठीक है, और वो भी क्या करते थे, यात्रा करते थे, अलग अलग चीज़ों को देखते थे, लोगों को बताते थे। नेक्स्ट है महावीर, भगवान महावीर। ठीक है, तो भगवान महावीर अपना 30 वर्ष की अवस्था में ही वो तपस्वी बन गए, मतलब तपस्या करने लगे। और उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया ना, यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि भगवान महावीर किससे जुड़े हुए थे, जैन धर्म से। तो जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होता तो वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। वह अनेक जगह लगभग 12 वर्षों तक लगातार यात्राएं की, मतलब 12 वर्षों तक ये यात्रा करते रहे, है ना। और इससे धर्म यात्रियों को बल मिला। और इससे किसको बल मिला, धर्म यात्रियों को बल मिला। ठीक है, क्योंकि धर्म से जुड़े हुए थे। तो ये पता चल गया दोस्तों। अब हम लोग आते हैं तीसरा, जो ग्रीक शासकों की यात्रियाँ, जो ग्रीक के शासक थे ना, कि ग्रीक के जो राजा लोग थे ना, वो लोग भी यात्रा किया करते थे। ठीक है, तो देखिए ग्रीक शासकों ने, जो ग्रीक के राजा थे ना, जब भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया कि हम भारत पर आक्रमण करेंगे, तब वह उसको भारत भी आना पड़ा होगा, है ना। तब वह भारत आए और इसके कारण यूरोप, ठीक है, जब वो भारत आए ना, तो यूरोप के साथ साथ भारत का सीधा संपर्क बना। क्योंकि देखो ग्रीक के शासक जो थे वहाँ पे, वो देखो यूरोप के साथ साथ क्या बढ़ गया, भारत का सीधा संपर्क बन गया, क्योंकि यूरोप से आते थे। तो यूरोप और भारत के बीच में क्या हो गया, संपर्क बना। और अनेक ग्रीक के व्यापारी और जो ग्रीक के राजा तो आए ही यहाँ पे आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ग्रीक के राजा के साथ साथ वहाँ के जो व्यापारी लोग थे ना, वो भी भारत में यात्राएं की, और इससे व्यापार की सुविधा भी बढ़ गया। वो भारत आए, व्यापार करने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, व्यापार की सुविधा भी बढ़ा। तो कहीं ना कहीं क्या गलत था क्या सही था, उस टाइम बाहर के लोग भी हमारे भारत को लूटने के लिए आए थे, वो एक अलग बात है। लेकिन लोग यात्रा किए थे ना, यानी उस समय भी लोग यात्रा के बारे में जानते थे, लोग इधर से उधर जाते थे और यात्राएं करते थे। नेक्स्ट है उसी समय ग्रीक शासन के समय का ही बात चल रहा है। एक आता है चंद्रगुप्त मौर्य, आप नाम सुने होंगे। इसके शासन काल में यात्रा सुविधाओं का अधिक विस्तार हुआ। और उस टाइम में जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, उस टाइम ये यात्राओं का सुविधा अधिक विस्तार हुआ, यानी कि उस टाइम यात्रियों के लिए बहुत ही अधिक सुविधाएं प्रदान किया जाता था। अनेक राजधानी को नगरों से जोड़ा गया था। जितने भी सारे राजधानी हुआ करता था, यानी बड़े बड़े शहर, उसको एक नगर से जोड़ दिया जाता था ताकि लोग घूम सकें। इससे देश के भीतर यात्रा करना बहुत ही आसान हो गया था, जिसकी वजह से देश के भीतर कहीं भी यात्रा किया जा सकता था। मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाता था। जो व्यापारी लोग व्यापार करते थे ना, एक जगह से दूसरे जगह, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान किया जाता और उन सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, मतलब उसको इज्जत भाव भी मिलता था। अनेक प्रकार के विदेशी यात्रियों ने यात्राएं की, इन यात्रियों के लिए सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा। जितने प्रकार के विदेशी यात्राएं जो थी ना, वो लोग जो यात्रा करते थे ना, उनका भी विशेष ध्यान रखा गया था किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट है अशोक महान के शासन काल में यात्रियां। जो अशोक जो जी थे, अशोक राजा थे, इसके शासन काल में देखते हैं यात्रियों का क्या कंडीशन था। तो अशोक महान के शासन काल में अनेक यात्राएं शांतिपूर्ण तरीके से की गई, मतलब जो यात्राएं किया जाता था बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक ये जो जी थे, इन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने खुद 256 दिन तक लगातार धार्मिक भ्रमण किया। ठीक है, इधर उधर घूमते रहे और धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। अशोक महान
आतुरियों व तीर्थ आतुरियों के लिए सड़क बनवाए थे, कुआं बनवाए थे, आदि चीज़ों का निर्माण किए थे। ठीक है, अब देखते हैं गुप्त काल में अतराएं, कि गुप्त काल के समय में लोग अतराएं कैसे करते थे। तो गुप्त काल में निम्नलिखित अतराएं की गई। पहला गुप्त काल के, देखिए यहाँ पे गुप्त काल में, ठीक है, तो पहला है यहाँ पे कि गुप्त काल विशेष स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ के शासक, यानी कहाँ के शासक, तो गुप्त काल के शासकों ने भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। यानी भारतीय पर्यटन, यानी भारत के ऐसे ऐसे जगहों का निर्माण किया जहाँ पे लोग आ सके घूमने के लिए। ठीक है, इसी समय कई गुफाओं का निर्माण हुआ और यह गुफाएं आज भी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया। पर्यटकों मतलब जो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही बड़ा प्रमुख केंद्र बन गया, आकर्षक केंद्र बन गया, जिससे लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। उसी समय, इस समय गुप्त काल के समय ही एक नालंदा विश्वविद्यालय है ना, तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों का निर्माण किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्तूप बनाए गए। ठीक है, मूर्ति पूजा का प्रचार बढ़ा और तथा अनेक उत्सवों का आयोजन किया गया। उसी समय मूर्ति का प्रचार और मूर्ति का प्रचार हुआ, उसके पूजा के लिए अनेक उत्सवों का आयोजन किया गया, उत्सव मनाया जाता था। ठीक है, ठीक है, तो अनेक उत्सव मनाया जाता था, जाने लगा। यह उत्सव भारत के सामाजिक जीवन की झलक दिखाते थे, और जो उत्सव मनाया जाता था तो उससे भारत की सामाजिक लोगों की क्या होता था, उनकी संस्कृति का एक झलक दिखता था। आज भी भारतीय पर्यटन के प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं, और ये नालंदा विश्वविद्यालय आज भी भारत के लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ। उसी समय चंद्रगुप्त द्वितीय भी आते हैं। ठीक है, इसके शासनकाल में चीनी के यात्रियों ने भारत आए, जो चीन के यात्री थे ना, उसी टाइम वो लोग भारत आए और यहाँ के जीवन शैलियों के बारे में अध्ययन किया, यहाँ के बारे में जानने का प्रयास किया। नेक्स्ट, मध्यकालीन युग में पर्यटक अतराएं। मध्यकालीन युग में पर्यटक अतराएं, देखिए मध्यकाल में पर्यटन एवं धर्म में अटूट संबंध स्थापित हुए। उसी समय धर्म में लोग जुड़ते गए, है ना, और लोग घूमने में भी मतलब थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे। लोगों की धर्म के प्रति रुचि बढ़ी। लोगों की उसी टाइम, किस टाइम, मध्यकालीन युग में लोगों को धर्म के प्रति क्या हुआ, रुचि बढ़ गया, और वह धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित हुआ, और वो धार्मिक जगहों पर आने जाने लगे। ठीक है, देश के विभिन्न भागों में मंदिर, मठ आदि का निर्माण किया गया। इन धार्मिक स्थलों पर उनके निकट ठहरने का, भोजन व चिकित्सीय सुविधाओं का विकास हुआ। जहाँ पे धार्मिक स्थल था, जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते थे, वहाँ पे ठहरने की जगह, भोजन के लिए व्यवस्था, खाने पीने के लिए भोजन की व्यवस्था, चिकित्सीय सुविधा, ताकि अगर किसी तरह का कोई बीमार हो जाए तो उसको इलाज किया जा सके, ये सब चीज़ों का भी विकास किया गया था। ठीक है, ताकि धार्मिक पर्यटक वहाँ ठहर कर धार्मिक लाभ ले सके, ताकि जो घूमने के लिए जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे ठहर सके और उसका आनंद ले सके। ठीक है, समय के साथ यह धार्मिक पर्यटन स्थल शिक्षा व ज्ञान का केंद्र बन गया, और समय बदलते बदलते वहाँ पे ये जो पर्यटन स्थल है, जिसको आज हम लोग ये बोलते हैं कि पहले के समय में लोग घूमते थे, आज वो शिक्षा का, ज्ञान और का केंद्र बन गया। क्यों? क्योंकि आज हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा सोचते हैं कि वहाँ के बारे में हम लोग जानेंगे, अध्ययन करेंगे, क्या है पहले की चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आज जितना भी सारे यात्राएं हैं जो हम लोग घूमने के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण भारत में पर्यटन यात्राएं। दक्षिण भारत में पर्यटन के जो वहाँ पे राजा लोग थे, ठीक है, तो दक्षिण भारत में बहुत प्रकार की यात्राएं किया जाता था। ठीक है, दक्षिण भारत में भी धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास हुआ। यहाँ अनेक नगरों में मंदिरों का निर्माण हुआ, वहाँ के राजाओं के द्वारा, है ना। इसमें शिव भगवान के विशेष का महत्व दिया गया। दक्षिण भारत में शिव भगवान का उस टाइम क्या हुआ, विशेष महत्व दिया गया। शिव भगवान के लिए मंदिर बनवाए गए। इस प्रकार भारतीय पर्यटन के विकसित किया गया। ठीक है, इस प्रकार से भारत में पर्यटक मतलब यात्राओं का विकसित किया गया, लोग आने जाने लगे। ठीक है, राजपूत राजाओं, राजपूत के राजा जो लोग थे उस समय भी पर्यटन यात्राओं का क्या हुआ, विकास हुआ। भारत में राजपूत राजाओं ने पर्यटन के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। अनेक स्थानों पर भव्य इमारत के रूप यानी भव्य तरीका से, बहुत सुंदर तरीका से इमारत का निर्माण किया गया, किले का निर्माण किया गया, महल का निर्माण किया गया, मंदिर आदि का निर्माण किया गया, जहां विशेष रूप से पर्यटकों के आवागमन बढ़ गया, जहां पे लोग अब आने लगे, जाने लगे देखने के लिए। ठीक है, 9 नंबर मुगल काल में पर्यटन यात्राएं। मुगल काल में भी पर्यटन यात्राएं किया गया। तो पहला देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य, है ना, मुगल साम्राज्य का आगमन हुआ, वहाँ के राजाओं का आगमन हुआ। मुगल शासकों के समय में ही कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। कुतुब मीनार जो आज आप जानते हैं, मुख्य मार्ग से जोड़ा गया, और इस कुतुब मीनार जहाँ पे है वहाँ उसको मुख्य मार्ग यानी कि मेन रोड से जोड़ा गया, जिससे यात्रियों का आगमन बना रहे, ताकि लोग आते जाते रहें। ठीक है, मुगल शासक, वहाँ के जो मुगल शासक था ना, उन्होंने ही ताजमहल का निर्माण करवाया।
उन्होंने ही ताजमहल का भी निर्माण करवाया। इसी के कारण भारत में विदेशी पर्यटकों का इतनी संख्या से आगमन रहता है, जो आज सभी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और उस समय से लेकर के विदेश के लोग आते थे, और आज भी ये पर्यटकों के लिए, यानी कि लोग जो घूमने के लिए आते हैं उसके लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस प्रकार से हमारा 9 पॉइंट खत्म हो गया दोस्तों। हेलो दोस्तों, इस तीनों में से किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दे और एगो पक्का यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा तो आएगा, आपको आंसर यही उतारना है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार वीडियो को देख लेना है, चाहे आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो चाहे कुछ काम भी कर रहे हो, एक बार आपको देख लेना है। 100% आप बहुत ही अच्छा तरीका से आप लिख करके आओगे, ठीक है। क्वेश्चन चाहे पर्यटन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का विवेचना करने दे दे, या पर्यटन द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव का वर्णन दे दे, या तो पर्यटन के प्रभाव को वर्णन करें। ये तीनों में से कोई भी दे दे, आपको आंसर देखिए दोस्तों सेम लिखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन इंग्लिश में दे दे, तो हम कैसे समझेंगे? तो जहां पे भी टूरिज्म और इसका रहेगा इफेक्ट, ठीक है, तो आपको आंसर यही लिखना है। टूरिज्म मीन्स पर्यटन हो गया, और प्रभाव इसका मतलब इफेक्ट हो गया। तो जहां भी आपको वर्ड ऐसा देखने को मिले टूरिज्म यानी कि इफेक्ट, तो आपको आंसर यही वाला लिखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्यटन के सामाजिक प्रभाव के बारे में बताएं, आर्थिक प्रभाव के बारे में बताएं, और पर्यावरण प्रभाव के बारे में बताएं, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन सिर्फ ये ऐसे दे देता है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव का वर्णन करें, तो जैसे हम क्वेश्चन लिखे हैं पूरा का पूरा ऐसा ही लिख देना है, ठीक है। अगर पर्यावरण प्रभाव दे दिया जाए, तो हम पर्यावरण प्रभाव को नीचे लिखें, तो सबसे पहले आपको पर्यावरण प्रभाव को ऊपर लिखना पड़ेगा और सामाजिक आर्थिक को नीचे कर देना पड़ेगा। अगर सामाजिक आर्थिक ऊपर आ गया तो जैसे हम लिखें वैसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर पर्यावरण पर आ गया तो जो पर्यावरण के बारे में हम नीचे लिखें वो आपको ऊपर करना पड़ेगा, और सामाजिक और आर्थिक को नीचे करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये कि सामाजिक आर्थिक अगर पहले पूछेगा तो इसके बारे में पहले लिखना है, उसके बाद पर्यावरण के बारे में, और अगर पर्यावरण पहले पूछ दिया जाए तो पहले पर्यावरण के बारे में और बाद में सामाजिक आर्थिक के बारे में। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो कि पर्यावरण के प्रभावों का वर्णन करें, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आप पहले सामाजिक आर्थिक लिखो चाहे पहले पर्यावरण लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, भूमिका पर्यटन स्थलों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालते हैं। जो पर्यटन है ना, वो पर्यटन स्थलों पर, मतलब पर्यटन यानी जो हमारे यात्रा है, जो लोग घूमने के लिए जाते हैं ना, जिस भी स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे दो प्रकार से, सकारात्मक मतलब अच्छा भी और नकारात्मक मतलब बुरा भी, दोनों तरीके से प्रभाव पड़ता है। पर्यटन के प्रभाव को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत हम कर सकते हैं। पहला सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है, दूसरा आर्थिक प्रभाव, और तीसरा पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है। सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव, ये 3 प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं हमारे पर्यटन स्थल पर। सबसे पहले आता है दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, कि जब कोई लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो देखिए दोस्तों, बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं तो शोर मचाते हैं, ठीक है, बहुत बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, पानी को दूषित करते हैं, पानी में खा करके क्या करते हैं, कोई भी चीज़ें फेंक देते हैं, तो पानी दूषित होता है, खराब होता है। तो एक ये गलत चीज़ें भी है। और अच्छा चीज़ ये है कि लोग जब जाते हैं वहाँ पे तो दुकानदार वालों को फ़ायदा होता है, पैसा कमाते हैं, उन लोग को रोजगार चलता है, तो दोनों फायदा है, ठीक है। तो पहला देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। तो पर्यटन द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। मतलब जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। पहले देख लेते हैं कि समाज में सकारात्मक प्रभाव यानी अच्छा क्या होता है ना। तो स्थानीय लोगों के साथ तालमेल, यानी जहाँ पे हम घूमने के लिए जाते हैं वहाँ के लोगों के साथ तालमेल हमारा हो जाता है। रोजगार में अवसर वृद्धि, जो लोग वहाँ काम करते हैं उसमें उन लोगों को रोजगार मिलता है। शिक्षा का ज्ञान बढ़ाने का अवसर, वहाँ जाते हैं तो वहाँ के बारे में लोग सीखते हैं, ठीक है, वहाँ के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं, नई नई चीज़ों सीखने की प्रेरणा में मिलता है, नई नई चीज़ों के बारे में, खोई हुई संस्कृति का पुनः जागरण, वहाँ पुराने चीज़ों को भी देखते हैं, ठीक है। तो हमारे संस्कृतियों का याद आता है। अगर हम शहर से गाँव घूमने जा रहे हैं तो हमारे पुरानी जो संस्कृति है वो सब चीज़ याद आने लगता है, ठीक है। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो लोग हमारे भी स्टाइल को देखेंगे और वहाँ के स्टाइल को हम भी देखेंगे, तो संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। हमारा संस्कृति वो भी देख रहा है, उसका हम भी देख रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, और जो प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण किया जाता है, उसका बचाव भी किया जाता है लोगों द्वारा। मान लो हम कहीं घूमने के लिए गए हैं, वहाँ बहुत अच्छा जंगल पेड़ पौधे लगा हुआ है, तो वहाँ के लोगों द्वारा जो इनकम होता है पैसा, उससे वो लोग पेड़ों को और अच्छा तरीक़ा से पानी वगैरह देने का सुविधा, जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ ढलाई छोड़ करके उसके बगल से ढलाई किया जाता है। तो ये सब चीज़ों का संरक्षण किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ों को। नदी होता है तो उसके अच्छा से पुल बना दिया जाता है ना। सांस्कृतिक जागरूकता, लोगों में सांस्कृतिक जागरूकता पैदा होती है। सामाजिक एकता, लोगों में सामाजिक एकता की भावना पैदा होती है। हम कहीं जाते हैं क्या वहाँ के लोग हमें भगा देते हैं क्या? नहीं, हमें प्रेम से बोलते हैं, समाज में एकता बना रहता है। सामुदायिक विकास, और समुदाय में हमारा क्या होता है, विकास होता है। मतलब जितने भी हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, समुदाय समूह बन करके उन लोग वहाँ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं,
क्या है नहीं है। तो हम सभी लोगों में विकास देखने को मिलता है, लोगों की जागरूकता में वृद्धि, और लोग जागरूक भी होते हैं, नए नए चीज़ों को देखते हैं, नए नए वहाँ स्टाइलिश मॉडर्न लोगों को देखते हैं, ठीक है। तो इससे लोगों का स्टाइल में भी जागरूकता आने की संभावना होती है। ये हम लोग समाज का एक अच्छा सा विचार देखें, सकारात्मक प्रभाव। अब देखेंगे समाज में एक नकारात्मक प्रभाव क्या फैलता है। तो देखो, जुआ खेलना, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और अन्य भी बुराइयां काम करना स्टार्ट कर देते हैं। स्थानीय लोग और पर्यटकों लोगों में तालमेल ना बैठना, कभी कभी क्या होता है, वहाँ के जो लोग हैं और जो लोग घूमने गए वो दोनों में ताल नहीं बैठता है। होटल एवं रेस्टोरेंट में काम करने वाले को कम वेतन। अब जो लोग होटल और रेस्टोरेंट में काम कर रहा है पर्यटकों के लिए, उसको कम वेतन दिया जा रहा है। पर्यटकों की आवाजाही अनिश्चित होना। अब देखो, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मान लो कि बहुत जगह, 4-5 जगह अच्छा अच्छा जगह है, अब वहाँ लोग अच्छा अच्छा चीज़ बेचने के लिए लगे हुए, लेकिन आप वहाँ पे घूमने के लिए नहीं जा रहे हो। उन लोगों को पता ही नहीं कि आप वहाँ कब जाओगे, किस जगह पर आप कहाँ घूमने के लिए चल जाओगे। ये कोई मतलब निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। अगर निश्चित होता तो लोगों को और फायदा होता, लेकिन ये अनिश्चित होता है। मेरा मर्जी, हम कहीं भी घूमने के लिए चल जाएं। पारिवारिक बंधन को कम करना, भी ये पारिवारिक बंधन को कम करता है। क्यों? क्योंकि आप जब घूम घूम ही रहोगे, देश विदेश यहाँ वहाँ घूमोगे, तो परिवार के साथ नहीं रहोगे, तो परिवार का बंधन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शहरीकरण को प्रोत्साहित देना। अब आप गाँव में नहीं रह रहे हो, बड़े बड़े भीड़ इलाका देख रहे हो, दूर दराज जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप शहरी को बढ़ावा दे रहे हो और ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा नहीं दे रहे हो, है ना। तो शहरीकरण को प्रोत्साहित भी दिया जाता है। तो ये भी एक हमारा क्या है, बुराइयां ही है। क्यों बुराइयां हैं? क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता है। पर्यटन स्थलों पर भेदभाव, और जो पर्यटन स्थल है वहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि विदेशी पर्यटकों के साथ बदसलूकी और बलात्कार करना। जो विदेशी से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, ठीक है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसके साथ बदसलूकी किया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट है विदेशी पर्यटकों द्वारा स्थानीय नियमों का उल्लंघन करना। अब देखो, बहुत सारा ऐसा भी देखा गया, जो विदेश के लोग हैं वो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं ना, तो उन लोग हमारे रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे नियमों को लोग उल्लंघन भी करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग कहीं भी मंदिर मस्जिद वगैरह में कोई भी लोग जाते हैं कहीं, तो हम लोग जूता चप्पल बाहर रखते हैं, लेकिन हो सकता है वो लोग आते हैं और उसी को पहनने चल जाते हैं, तो हमारे नियम, हमारे संस्कृति को गलत कर देना। तो ये होता है इसका बुरा प्रभाव। अब आते हैं आर्थिक प्रभाव। तो देखिए, पर्यटकों के आर्थिक प्रभाव को भी दो रूपों में हम लोग देखा जा सकता है। आर्थिक मतलब होता है दोस्तों, जो पैसा वगैरह वहाँ पे लोग कमा रहे हैं। तो दो प्रकार का प्रभाव, एक तो लोग वहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, जब हम घूमने जाएंगे तो वहाँ के लोग पैसा कमाएंगे, तो ये आर्थिक प्रभाव अच्छा होगा। लेकिन अगर मान लो कि वहाँ पे जो सामान है, ठीक है, उसका कीमत अब क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, तो फिर उसका कीमत घट गया, तो लोगों को वहाँ का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मान लो कि वहाँ लोग घूमने के लिए जा रहे हैं और बहुत मात्रा में चीज़ों का ज़रूरत है और वहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ों का कीमत बहुत ऊंचा है और वहाँ के दुकानदार उस चीज़ को खरीद के नहीं ला रहे हैं, तो भी दिक्कत है ना। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखेंगे। पहला देखते हैं सकारात्मक प्रभाव। तो आर्थिक क्षेत्र का विकास है। आर्थिक मतलब होता है पैसों से रिलेटेड, ठीक है, तो पैसों से रिलेटेड क्षेत्र का विकास होता है। विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है, जो विदेश से लोग आते हैं तो वो अपना पैसा देते हैं, तो ये हो गया विदेशी मुद्रा, मतलब विदेशी रुपया, ठीक है, वो हमें प्राप्त होता है। रोजगार में वृद्धि, ठीक है, हमारा क्या होता है, रोजगार जो होता है ना, उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है, लोगों को वहाँ पे रोजगार में वृद्धि होता है। देश की आर्थिक व्यवस्था, अब देखो, अब मान लो हम पैसा कमा रहे हैं तो हमारा देश भी तो एक तरह से कमा रहा है ना, तो हमारे देश में की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती है, लोग यहाँ पे गरीब नहीं रहते हैं। वस्तुओं की मांग में वृद्धि, और वस्तु अधिक मात्रा में मांगा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग घूमने जाएंगे तो वहाँ पे यूज होगा, तो वस्तु भी बहुत अधिक मात्रा में वहाँ ज़रूरत पड़ने लगता है। स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसकी इनकम बढ़ जाता है। अब इसी के साथ इसका नकारात्मक प्रभाव हम लोग देखते हैं। पर्यटन के कारण वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ सकती है। देखो, पर्यटक लोग वहाँ पे क्या जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, इससे वस्तुओं को भी बढ़ाना पड़ता है और उनकी सेवाओं को भी बढ़ाना पड़ता है, मतलब जो जो चीज़ वो खरीदेंगे उसको रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक मुश्किल की भी बढ़ सकता है, ठीक है। बढ़ी हुई कीमतों की वजह से लोगों की खरीदारी कम हो जाता है। अब देखो, कोई भी चीज़ का कीमत अगर बढ़ गया तो लोग ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, अब नहीं खरीदेंगे तो वहाँ के लोग भूखे मरेंगे। नेक्स्ट है कि पर्यटन से समुद्री तटों को नुकसान होता है। अब जो पर्यटक लोग घूमने के लिए जाते हैं उससे समुद्री तटों को नुकसान होता है। समुद्री तटों को नुकसान कैसे होता है, वो लोग क्या करते हैं, समुद्र के बगल में या तो फिर कोई भी नदी तालाब है उसके बगल में क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, और वहाँ पे बैठ करके वो लोग मतलब कोई चीज़, जैसे मान लो कि कुछ खा रहे हैं, प्लास्टिक फेंक दिए, तो इस तरह से नुकसान होता है। कमज़ोर इमारतों का अतिक्रमण हो जाता है, जो कमज़ोर इमारत रहता है वहाँ पे लोग अधिक मात्रा में चले जाते हैं, तो उसका भी नुकसान होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वस्तु के मूल्यों में वृद्धि। वस्तु के जो मूल्य होता है ना, उसमें क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आवास और भोजन की कीमतों में बढ़ोतरी। जो आवास, हमारा रहने की व्यवस्था और भोजन को बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। कभी कभी इसका कीमत में बहुत ज़्यादा
आसमान छू लेता है, जिसकी वजह से लोग नहीं खरीद पाते हैं। पर्यटकों द्वारा पानी और ऊर्जा में कमी आना, पर्यटक जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या करते हैं, पानी का खपत करते हैं, ठीक है। पानी का खपत होता है, ऊर्जा में कमी आता है, ठीक है। घूमने के लिए जाता है तो एनर्जी लगता है ना। अब नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रभाव। तो देखिए पर्यावरणीय प्रभाव भी दो प्रकार से इसको बांटा जा सकता है, सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव क्या है, तो देखिए मतलब अच्छा प्रभाव, ठीक है। तो कभी कभी विदेशी पर्यटक पर्यावरण के बारे में अच्छा विचार देते हैं। बाहर से जो लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, यानी कि जो बाहर से लोग आते हैं वो पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा अच्छा विचार देते हैं कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, है ना। बड़ी संख्या में आय उत्पन्न होती है, यानी बहुत बड़ी संख्या में क्या होती है, आय उत्पन्न होती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण की संभावना होती है। यहाँ पे आय जो लिखा गया ना, ये वाला आय है, यानी कि इनकम, बहुत मात्रा में पैसा का इनकम होता है। अब वहाँ के जो लोग हैं वो पैसा कमा रहे हैं तो पर्यावरण को भी तो बचा के रखेंगे। वहाँ जो पेड़ पौधा मतलब वहाँ सजावट की तरीका है उसको भी बचा के रखते हैं। एकत्रित धन का उपयोग अधिक संसाधनों के निर्माण में किया जाता है। जो वहाँ पे धन लोग कमाते हैं उसका प्रयोग वहीं के संसाधनों में खर्चा करते हैं। जैसे आप कहीं पार्क घूमने गए होंगे तो फूल देखते होंगे, बड़ा अच्छा सा पेड़ पौधों को सजा करके रखते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ों में खर्चा करते हैं। साफ सफाई अभियान चलाया जाता है। पर्यावरण सुरक्षा एकात्मक उपाय का अपनाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो पर्यावरण सुरक्षा ना, वो उसका एक बहुत अच्छा आत्मक, यहाँ पे गलत लिखा गया, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा जो है ना, उसका एक बहुत ही अच्छा उपाय अपनाया जाता है ताकि पर्यावरण सुरक्षा बना रहे। स्थानीय लोगों को पर्यावरण के बारे में बताया जाता है ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों का दोहन ना करें, कटाई छटाई ना करें। गलियों, सड़कों, जिले, समुद्री तट क्षेत्रों आदि को साफ सफाई करने का अधिक से अधिक प्रयास किया जाता है, ठीक है। यानी जितने सारे गली सड़क है, समुद्री तट है, वो सभी को अच्छे से अच्छे साफ सफाई करने का प्रयास किया जाता है। अपेक्षित बेकार भूमि को पार्कों के रूप में बदल दिया जाता है। जो बेकार भूमि है, बेकार जमीन पड़ा हुआ है, उसको पार्क में बदल दिया जाता है। नकारात्मक प्रभाव इसी के साथ है। पर्यटकों के लापरवाही से वन को नुकसान होता है। लोग घूमने के लिए जाते हैं जंगलों में, मान लो घूमने के लिए जा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वो फेंक दिए, उससे जंगल में आग लग जाता है। तो कहीं ना कहीं पर्यटकों द्वारा लापरवाही का नुकसान को, जैसे वन को नुकसान होता है, पर्यटकों से वन जीव को हानि होता है। मान लो कि जंगल उजड़ गया तो वहाँ उसमें रहने वाले जीव भी उजड़ जाते हैं। पर्यटकों द्वारा भीड़ भाड़ होता है, रास्ता जाम होता है, ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है। जलों को प्रदूषित कर देते हैं, पानियों को प्रदूषित कर देते हैं वो लोग। वायु प्रदूषण होता है उससे। वायु प्रदूषण कैसे होता है, बहुत लोग अधिक मात्रा में घूमने के लिए जाते हैं तो क्या वो गाड़ी से जा रहे हैं तो वो तो एक प्रदूषण है कि नहीं है। लोग प्लास्टिक वगैरह को जला देते हैं, मतलब जो मर्जी आता है वो करते हैं। शोर प्रदूषण होता है, बहुत लोग चिल्लाते हैं, चिल्लाते हुए जाएंगे जिससे लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उसको बोलते हैं शोर प्रदूषण। पर्वतीय क्षेत्र में सड़क निर्माण से नुकसान। मान लो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जा रहे हैं तो उसकी सुविधा के लिए सड़क बनाया जाता है। अब सड़क बनाया जाएगा तो जंगल को तो काटना ही पड़ेगा, लकड़ियों को, तो वो नुकसान होता है। कभी कभी रास्ता क्या हो जाता है, दह जाता है पानी के साथ, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। वन क्षेत्र में अधिक नुकसान और जंगल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिक नुकसान देखा गया है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीका से देते, मैंने आपको पहले ही बता रखा था, ठीक है। चाहे क्वेश्चन दे दे सामाजिक आर्थिक प्रभाव, तो सबसे पहले आपको सामाजिक आर्थिक प्रभाव लिखना पड़ेगा, उसके बाद पर्यावरणीय। अगर पहले क्वेश्चन दे देता है पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में तो आपको क्या करना है, पहले पर्यावरण वाला लिखना है, उसके बाद सामाजिक आर्थिक वाला लिखना है। लेकिन अगर सिर्फ दे दे पर्यावरण के प्रभावों को वर्णन करें तो आप सामाजिक पहले लिख दीजिएगा, फिर आर्थिक लिख दीजिएगा, फिर पर्यावरणीय लिख दीजिएगा, यानी कि जैसे हम लिखें वैसे ही लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कि पर्यटन के विभिन्न प्रकारों एवं इसके महत्व का क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा ट्रिक है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यटन के प्रकार और महत्व के बारे में, ठीक है। पर्यटन क्या होता है दोस्तों, तो पर्यटन होता है घूमना या तो फिर यात्रा करना, और फालतू का घूमना नहीं, कोई उद्देश्य से, चाहे आप छुट्टी बिताने के लिए जा रहे हो, चाहे कोई चीज़ ज्ञान के लिए जा रहे हो, है ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हो, मतलब कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो पर्यटन का मतलब तो घूमना या तो फिर यात्रा करना। अब घूमता कौन है दोस्तों, या तो फिर यात्रा कौन करता है, आदमी, है ना। कौन यात्रा करता है, आदमी यात्रा करता है, जिसको बोलते हैं पर्यटक। तो पर्यटन में और पर्यटक में आपको ध्यान रखना है, ये डिफरेंट है। पर्यटन मतलब होता है जो हम लोग घूमते हैं, यात्रा करते हैं, वो जो यात्रा कर रहे हो आप, जो जा रहे हो यहाँ से वहाँ, वो हो गया पर्यटन। मान लो कि एक अच्छा सा जगह पर गए हो जहाँ पे बहुत मस्त घूमने के लायक है, तो वो अच्छा पर्यटन कहलाएगा। लेकिन आप जो घूमने के लिए गए ना, वो आप पर्यटक कहलाएंगे। तो पर्यटक का मतलब होता है आदमी, और पर्यटन मतलब जहाँ पे आप यात्रा कर रहे हो, ठीक है, ये हो गया। अब इसका प्रकार देखेंगे दोस्तों तो घरेलू पर्यटन होता है, विदेशी पर्यटन होता है, बाहर भी हम लोग घूमने जाते हैं, ग्रामीण पर्यटन, गांव में जाते हैं घूमने के लिए, गांव की दुर्दशा को देखने के लिए जाते हैं, शहरी पर्यटन, बहुत प्रकार के पर्यटन होता है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है पर्यटन के विभिन्न प्रकार बताना और इसके महत्व बताना, ठीक है। यानी कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म एंड इट्स इंपॉर्टेंट, इसका टाइप्स बताना है एंड इसका इंपॉर्टेंट बताना है, ठीक है।
सबसे पहले आएंगे भूमिका पर। तो पर्यटन एक प्रकार से यात्रा है। पर्यटन क्या है? एक प्रकार से यात्रा है जो आराम करने के लिए, या तो मनोरंजन करने के लिए, या तो फिर ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से, या तो खाली समय में आनंद लेने के उद्देश्य से, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जाने वाले जो यात्रा है उसे पर्यटन कहते हैं। ठीक है, आराम करने मतलब कोई ना कोई एक उद्देश्य होना चाहिए, कोई ना कोई कारण होना चाहिए, और उसके उद्देश्य से जो हम लोग की जाने वाली जो यात्रा होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यटन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, किसी स्थान पर घूमने, देखने और आनंद लेने के उद्देश्य से यात्रा करना। मतलब कोई भी उद्देश्य होना चाहिए, चाहे आप घूमने जा रहे हो, आनंद लेने जा रहे हो, देखने जा रहे हो, है ना। पर्यटन में आवास देखने को मिलता है, मनोरंजन होता है, परिवहन, गाड़ी से हम लोग एक दूसरे को जाते कि नहीं जाते हैं, भोजन का सुविधा होता है, ये सब सेवाओं जैसा कई क्षेत्र भी शामिल होता है इसमें। ठीक है, पर्यटन स्थल कई इलाकों में फैले हुए थे। पर्यटन स्थल ऐसा थोड़ी है ना कि घूमने वाला सिर्फ एक ही जगह में, बहुत जगह देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यटन स्थलों की छवि और आकर्षक की बिंदुओं की वजह से ही पर्यटक वहाँ जाते हैं। देखो, पर्यटन स्थल जो होते हैं ना, जो पर्यटन जहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ का छवि बहुत ही आकर्षक होता है, तभी तो लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे ना। अब आते हैं पर्यटन के विभिन्न प्रकार, कि पर्यटन के प्रकार कौन कौन है। तो पर्यटक, देखो पर्यटन और पर्यटक में फर्क है, मैं आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, पर्यटक यानी जो आदमी जाते हैं घूमने के लिए, वो कभी अपने देश में तो कभी विदेशों में भी जाते हैं, कभी अकेला जाते हैं तो कभी समूह में घूमते हैं। समूह में मतलब बहुत लोगों के साथ। पर्यटन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक है, ये छोटा नहीं है, इसमें कई तरह के पर्यटन शामिल हैं। बहुत प्रकार के पर्यटन है, घरेलू पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, सामूहिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, इको पर्यटन, चिकित्सक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, शहरी पर्यटन, क्रूज पर्यटन, जातीय पर्यटन। ठीक है, ये सभी चीज़ों पर हम एक एक करके बताएंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। घरेलू पर्यटन क्या होता है दोस्तों? अपने देश के भीतर लोगों का यात्रा करने की प्रक्रिया को घरेलू पर्यटन के रूप में जाना जाता है। आप अपने ही देश के अंदर कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में जाकर के आप घूम रहे हैं, वो हो गया घरेलू पर्यटन। एक ही देश के भीतर यात्रा करना आसान है ना। एक ही देश यानी अपने ही देश के अंदर क्या करना, यात्रा करना आसान है, क्योंकि इसके लिए किसी भी दस्तावेज, कोई भी कागज वगैरह नहीं बनाना पड़ता है, और पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं होता है। अगर आप विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं तो पासपोर्ट वगैरह की जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता, लेकिन अपने ही देश में घूमते हैं तो किसी भी चीज़ों का जरूरत नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं घरेलू पर्यटन। और इसका थोड़ा सा फायदा देख लीजिए। घरेलू पर्यटन में यात्री को, यहाँ यात्री है, ठीक है, यात्री को आमतौर पर भाषा और मुद्रा की समस्या नहीं होती है। मान लो आप बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो भाषा का प्रॉब्लम होता है, दूसरा देश की भाषा आप नहीं समझ सकते हैं, हो सकता है नहीं जानते होंगे। पैसा हो सकता है, जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, तो हम यहाँ से तो डॉलर नहीं ले जा सकते हैं, तो दूसरा देश अगर जाएंगे ना तो भाषा और मुद्रा में क्या होता है, प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन अपने ही देश में अगर घूमते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। आते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, जिसको विदेशी पर्यटन भी बोलते हैं, यानी जब दूसरे देश जाते हो घूमने के लिए, जब लोग किसी विदेशी देश की यात्रा करते हैं, यानी विदेशी देश का यानी दूसरे देश में यात्रा करते हैं, ठीक है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन या तो फिर विदेशी पर्यटन कहा जाता है। ठीक है, किसी विदेशी देशों की यात्रा करने के लिए किसी को वैध पासपोर्ट, वीजा, स्वास्थ्य दस्तावेज, विदेशी मुद्रा आदि का आवश्यकता होती है। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो पासपोर्ट की, वीजा का, स्वास्थ्य दस्तावेज, स्वास्थ्य आप अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है, वो भी आपका एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा, आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ का मुद्रा भी तो चाहिए, वहाँ पे क्या खाएंगे आप, ठीक है, लेकर के कुछ, या तो क्या कैसे घूमेंगे, पैसा रहेगा तभी तो ये सब चीज़ों को जरूरत पड़ता है जब आप अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में जाते हैं, यानी कि बाहर घूमने के लिए। सामूहिक पर्यटन, जहाँ पे मतलब एक से अधिक लोग हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। सामूहिक पर्यटन में पर्यटकों का एक बहुत बड़ा समूह के रूप में यात्रा करते हैं, बहुत लोग रहते हैं इसमें ना। इस पर्यटन में यात्रा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है। मतलब इस टाइप के अभी बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी देखने को मिला है। आप लोग देखते होंगे कहीं भी लोग घूमने के लिए जाते हैं तो समूह बना करके जाते हैं घूमने के लिए। जैसे अभी आप देखते होंगे पिकनिक पे सारे स्कूल वाले टूर पे जा रहे हैं, घूमते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। साथ ही राष्ट्रों के बीच आपसी समझ बूझ को बढ़ावा भी मिला है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बीच में क्या हुआ, बहुत सारे राष्ट्रों के बीच, देशों के बीच में भी अपने आप में क्या हुआ, समझ बूझ बढ़ा और अच्छे अच्छे जगह का निर्माण किया जाने लगा ताकि लोग यहाँ पे आए और घूमने के लिए। ठीक है, और वहाँ भी तो लोगों को रोजगार मिलता है ना। नेक्स्ट है ग्रामीण पर्यटन। तो ग्रामीण पर्यटन में पर्यटक ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा करते हैं और ग्रामीण जीवन का अनुभव करते हैं। ग्रामीण में कैसे लोग रहते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, है ना। नगर में 24 घंटा लोग क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। शोर शराबे का वातावरण के तनाव व झंझटों से मुक्त पाने के नई ऊर्जा हासिल करने के लिए नगरों से दूर गांवों में शुद्ध और खुले वातावरण में कुछ समय बिताना चाहते हैं लोग। शहर में मतलब भीड़ के इलाका से परेशान हो जाते हैं, तो वो शांति दिमाग के लिए, एक अच्छे विचार के लिए गांव भी जाते हैं घूमने के लिए।
इको पर्यटन, इको पर्यटन क्या देखिए, पर्यावरण पर्यटन का आवश्यक अंग है। देखो अगर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो पर्यावरण मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आखिर कहीं झरना देखते हैं, बहुत सारा पेड़ पौधा होता है, ये सब किसका देना, पर्यावरण का। तो पर्यटन सबसे अच्छा तभी बन सकता है, सुंदर तभी बन सकता है जब वो पर्यावरण अच्छा हो वहाँ पे, है ना। तो इको पर्यटन पर्यावरण के गुणवत्ता से संबंधित है। जो इको पर्यटन है ना, वो पर्यावरण की गुणवत्ता से संबंधित है। वह इस बात को सुनिश्चित करता है कि पर्यटन की गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार की हानि ना पहुंचाए, किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। इको पर्यटन का मतलब हम लोग कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पर्यटन में हम प्राकृतिक यानी पर्यावरण का तो मजा लेंगे, लेकिन हम किसी भी तरीके से पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे उसको। प्राकृतिक क्षेत्रों में यात्रा इस उद्देश्य से की जाती है कि वहां जाकर पर्यटक पर्यावरण के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करें तथा उससे किसी भी प्रकार से प्रदूषित ना करें, है ना। मतलब लोग यहाँ पे इसलिए जाते हैं ताकि वो कोई जानकारी प्राप्त करे, देखे पर्यावरण के बारे में क्या है नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में जाए, देखे, सुने, लेकिन उसको क्षति नहीं पहुंचाए। नेक्स्ट है चिकित्सक पर्यटन, ठीक है, चिकित्सा पर्यटन। तो पर्यटन का एक मुख्य प्रकार चिकित्सा पर्यटन भी है, और इसमें वही दिलचस्प लेते हैं जो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो चिकित्सक डॉक्टरी वगैरह से जो जुड़े हुए लोग हैं, वही सब चीज़ों ये सब चीज़ों में क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश इलाज के लिए भी लोग जाते हैं। हम एक जगह से दूसरे जगह गए हैं इलाज के लिए, एक देश से दूसरे देश को बहुत सारे लोग यहाँ पे भी आते हैं भारत में इलाज करवाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक चिकित्सा पर्यटन हो गया, ठीक है, चिकित्सा पर्यटन हो गया, जो कि चिकित्सा के लिए लोग पर्यटन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पर्यटन। तो यहाँ आकर पर्यटक स्थानीय संस्कृति से आनंद प्राप्त करता है और उससे उसके ज्ञान में वृद्धि होता है। सांस्कृतिक पर्यटन मतलब लोग गांव वगैरह आते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों के रीति रिवाज के बारे में जानते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत होटल में वो रुकते हैं और खाना वगैरह खा के देखते हैं कि ग्रामीण इलाका में या तो फिर कहीं भी छोटा मार्केट है तो वहाँ पे कैसा मिलता है समोसा पकौड़ी, है ना। भोजन करना, मेलों व उत्सव में शामिल होना, सवारी करना, जैसे घोड़े वगैरह का सवारी होता है ना, तो ये सब चीज़ों का करके वहाँ के संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आठवां धार्मिक पर्यटन। देखो धार्मिक पर्यटन में पर्यटक जो है वो धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च की यात्रा करते हैं और वहाँ के धर्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 9 नंबर है ऐतिहासिक पर्यटन। ऐतिहासिक पर्यटन में पर्यटक जो है वो ऐतिहासिक स्थलों जैसे कि किले के बारे में, महल के बारे में और अन्य ऐतिहासिक इमारत की यात्रा करते हैं और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है शहरी पर्यटन। शहरी पर्यटन में पर्यटक शहरों की यात्रा करते हैं और शहर के आकर्षक स्थलों जैसे कि शॉपिंग मॉल, संग्रहालय आदि का आनंद लेते हैं। मतलब शहरी पर्यटन में शहर लोग क्या करते हैं, शहर जाते हैं और वहाँ के अलग अलग दुकानों को, चमक धमक को देखते हैं, ठीक है, और कुछ अलग महसूस करते हैं और कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट है क्रूज पर्यटन। क्रूज पर्यटन क्या है ये, तो देखो भारत के विशाल समुद्री तटों और उसके आसपास प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थलों की ओर देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्रूज पर्यटन को विकसित किया जाएगा। अभी उतना विकसित नहीं हुआ है, लेकिन समुद्र के बगल जो तट होता है ना, उसके अगल बगल भी एक पर्यटक बहुत ही अच्छा घूमने का जगह बनाया जाएगा, जिसमें से लोग आएंगे, विदेश से भी लोग आएंगे और घूमेंगे। उसी को बोलते हैं क्रूज पर्यटन, जो समुद्र के बगल में एक अच्छा सा सौंदर्य भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जातीय पर्यटन। जातीय पर्यटन में पर्यटक विभिन्न जातीय समूहों की संस्कृति, परंपरा और उसके जीवन शैली के बारे में क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है, और उस जाति के बारे में, एक जाति के बारे में नहीं बल्कि बहुत सारे जातियों के बारे में, वहाँ का क्या उन लोगों का संस्कृति है, जीवन शैली है, कैसे लोग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। इसमें पर्यटक जातीय समूह के गांव भी जाते हैं, शहरों और अन्य स्थलों की भी यात्रा करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों पर्यटन के महत्व। तो देखिए पर्यटन के कई महत्व जिसमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है आपका। पर्यटन, देखो पर्यटन का जो पहला हमारा महत्व है ना, महत्व मतलब इंपॉर्टेंट, लाभ, आर्थिक महत्व। आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ दुकान होता है कि नहीं होता है, आप वहाँ कुछ खरीदते ही नहीं खरीदते हैं तो दुकान वालों को फायदा हो गया, मतलब आर्थिक फायदा हो गया उसको। तो पहला हमारा आर्थिक फायदा है। आर्थिक में कौन कौन आ गया दोस्तों, रोजगार के अवसर, आय का स्रोत और आर्थिक विकास। रोजगार के अवसर कैसे हो गया, पर्यटन उद्योग में रोजगार के कई अवसर पैदा होता है। जो लोग दुकान खोल के बैठे हैं उसको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका आय का स्रोत, वो उसका इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सिर्फ वो बैठे हुए नहीं, इनकम भी होता है। तब पर्यटन से आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, कमाते हैं। आर्थिक विकास, और उन लोगों का आर्थिक विकास होता है, मतलब पैसा कमाते हैं तो उसका आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा। तो पर्यटन उद्योग के विकास से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है।
अब देखते हैं समाज का महत्व। अब समाज का महत्व कैसे हो गया, आप घूमने के लिए गए, वहाँ का संस्कृति रीति रिवाज को देखें, है ना, तो वो संस्कृति का भी विकास हुआ कि नहीं हुआ। तो सामाजिक महत्व में आ जाएगा पहला आपका सांस्कृतिक आदान प्रदान। सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, मान लो कि शहर वाले लोग आए हैं गांव घूमने के लिए तो गांव के बारे में जान जाएंगे, और गांव वाले लोग गए हैं शहर में घूमने के लिए तो शहर के संस्कृति रीति रिवाज को जान जाएंगे। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। तो पर्यटन से संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है, हम उसके संस्कृति वो मेरे संस्कृति, ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। सामाजिक एकता, और समाज में एकता बना रहता है, लोग टूटते नहीं हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं लोग। शिक्षा और जागरूकता, और क्या होता है लोगों के अंदर शिक्षा और जागरूकता की भावना भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक महत्व। राजनीतिक में भी इसका महत्व है, राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना। देखो पर्यटन से राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलती है। कैसे, देखिए मान लो हम एक देश से दूसरे देश घूमने के लिए गए तो हमें वो घूमने के लिए अच्छे से दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक में हमारा देश और उस देश के बीच भी संबंध है, अगर संबंध नहीं होता तो घूमने नहीं देते, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी दूसरे दूसरे देश का क्या होता है सहयोग भी बढ़ता है। तो पर्यटन से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे बढ़ावा मिलता है दोस्तों, अगर मान लो कि भारत में विदेशी लोग घूमने के लिए आए तो यहाँ पे वो तो पैसा खर्चा करेंगे, इससे भारत में क्या होगा सहयोग मिलेगा, लोग क्या करेंगे इनकम करेंगे, लोग पैसा कमाएंगे। नेक्स्ट है शांति और सुरक्षा। पर्यटन से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है, लोग शांत रहते हैं, घूमते हैं, जाते हैं। हम लोग कहीं दूसरे देश या दूसरा राज्य या दूसरा जिला कहीं भी दूसरा स्थान पर घूमने जाते हैं, क्या वहाँ पे छल कपट करते नहीं, बिल्कुल आनंद लेते हैं और आराम से हम लोग घर आ जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों जो सेमेस्टर 2 माइनर पेपर 2A टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था, और हम आपको टोटल 4 सेट दिखाएंगे जो पिछले बार चारों सेट पूछा गया है। और ये सेट में जितने भी क्वेश्चन है आप देखो कि ये सब क्वेश्चन मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना वही क्वेश्चन के अंतर्गत आपके एग्जाम में आएंगे। तो हम ये चारों सेट आपको दिखाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें जो एक नंबर में पूछा गया ना उसका आंसर भी हम लोग बताएंगे, ठीक है। सारा 75 मार्क्स का होता है दोस्तों, समय 3 घंटा मिलता है। एक नंबर का यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ठीक है। पर्यटन को परिभाषित करें, तो ये जितना भी एक नंबर वाला है ना इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर लाऊंगा, बस यहाँ पर मैं पेपर दिखा रहा हूँ। बाकी जितने भी ये चारों पेपर में एक नंबर वाला क्वेश्चन है सबको मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। भौगोलिक भूदृश्य क्या है, तीसरा है लाल किला किसने बनवाई थी, किन्हीं 4 तटीय पर्यटन स्थलों का नाम लिखें, वैष्णव देवी तीर्थ स्थल कहाँ पर। ये एक नंबर का 5 क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा पर्यटन के महत्व के बारे में लिखना है, पर्यटन के प्रकारों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट 15 नंबर का जो कि कोई 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। पर्यटन के प्राकृतिक एवं विषय वस्तु का वर्णन करना है। 5वां पर्यटन के प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। 6ठा पर्यटन के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करना है। कोई जरूरी नहीं कि सारा का सारा प्रश्न आपको आए ही आए, कोई 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता था। अगर कोई 4 भी आ रहा है तो मतलब सही है। पारिस्थितिकी पर्यटन क्या है, ये पारिस्थितिकी पर्यटन एक पर्यटन का ही प्रकार है, ठीक है। इसके विभिन्न आयामों का वर्णन करना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर एक लेख लिखें। नेक्स्ट है टिकाऊ पर्यटन की संकल्पना क्या है, वर्णन करना है। 10वां किन्हीं 3 विषयों पर टिप्पणी लिखना है। ये एक ही क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत 4-5 टॉपिक दिया गया, उनमें से कोई 3 पर आपको लिखना है। पर्यटन एक सेवा उद्योग, पर्यटन का आधार, सेलावास, तो और दिया यहाँ पर साहसिक पर्यटन, पर्यटन एवं पर्यावरण। अब देखते हैं नेक्स्ट सेट दोस्तों, ये हमारा सेट नंबर 2 है, ठीक है। एक नंबर में देखते हैं क्या कुछ पूछा गया है। टूरिज्म शब्द किस भाषा से लिया गया है, WTO का पूर्ण विस्तार बताना, ठीक है। झारखंड में किस प्रदेश को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है उद्योग को परिभाषित करें। नेक्स्ट है पर्यटक गाइड क्या होते हैं। नेक्स्ट है पर्यटन के महत्व के बारे में बताना, पर्यटन के विभिन्न प्रकारों को लिखना। आपको वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान है। नेक्स्ट है 15 नंबर का पर्यटन की प्रकृति एवं उपयोगिता बताना। आपको पर्यटन में भौगोलिक भूदृश्य के महत्व पर प्रकाश डालना है। जैसे देखो यहाँ पर पर्यटन की प्राकृतिक एवं उपयोगिता आ गया ना, तो जो मैंने आंसर बताया था ना पर्यटन की परिभाषा प्राकृतिक विषय क्षेत्र, वही आपको आंसर लिखना है। 6ठा झारखंड में पारिस्थितिकी पर्यटन की संभावनाओं पर प्रकाश डालना है। 7वां पर्यटकों की सुविधाओं पर एक लेख लिखें, ठीक है। पर्यटकों की सुविधा या तो सेवा, बात एक ही पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज पर पर्यटन के प्रभावों का मूल्यांकन करें। 9 नंबर है हिमालय के तीर्थ स्थलों के बारे में आपको लिखना है। 10 नंबर है पर्यटन पर संभावित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वर्णन करना है। अब हम बात करते हैं सेट नंबर 3 का। देख रहे कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट है पर्यटन की परिभाषा दें, डैम क्या होते हैं, तटीय पर्यटन कहाँ अवस्थित होते हैं, ये सब हम एक नंबर वाला बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा वेट कीजिए। मालदीव कहाँ है, पर्यटन स्थल क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर धार्मिक पर्यटन के बारे में लिखें। तीसरा पर्यटन के प्रकारों के बारे में बताना आपको। नेक्स्ट है चौथा पर्यटन की प्रकृति को बताइए, इसकी विशेषताओं को आपको लिखना है। पांचवा पर्यटन को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों का वर्णन करें। छठा है पर्यटन के आर्थिक प्रभाव पर एक लेख लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, सातवां भारत में साहसिक पर्यटन है ना, इसकी संभावना का परीक्षण करना है। 8 नंबर है पर्यटन में विभिन्न संस्थानों की जो भूमिका है इसका मूल्यांकन करना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के महत्व को बताना है। पर्यटन पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करना है। चलो अब बात करते हैं सेट 4 का, ठीक है। सेट 4 हमारा देखते हैं क्या कुछ पूछा गया। सेट 4 में क्या पर्यटन से आप क्या समझते हैं, जल प्रपात क्या होते हैं, साहसिक पर्यटन क्या होते हैं, नेक्स्ट है पर्यटन नीति क्या होती है, वैश्वीकरण क्या है। दूसरा नंबर है पर्यटन के संगठक क्या है, नेक्स्ट है शाश्वत पर्यटन क्या है। 15 का नंबर का देखते हैं, झारखंड में पर्यटन विकास का रूपरेखा बताना आपको। नेक्स्ट है पर्यटन सेवा उद्योग के रूप में कैसे, पर्यटन के आधारों को बताइए। झारखंड में धार्मिक पर्यटन पर एक लेख लिखना आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के पर्यटकों को बताते हुए उसकी सुविधाओं को रेखांकित करना आपको। नेक्स्ट है पर्यटन एवं पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या करना है। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। बाकी का जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, प्लस में जो एक नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी, प्लस में जो 15 नंबर का 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन बच गया अब इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। आपको